वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। माई सेल्फ फुरकान खान एंड आई एम टेकिंग क्लास ऑफ फिजिक्स क्लास 12 और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, क्लास 12 की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है और दैट इज एक्चुअली F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, ये हम सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेटर ऑन हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं एंड ई इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ठीक, फोर्स पर यूनिट चार्जेस पे कितना अप्लाई होगा दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जब हम इस F की वैल्यू को उसमें रखेंगे तो योर वैल्यू कम्स टू बी F Q बाय R स्क्वायर, है ना, दैट इज सॉरी R स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम लोग फाई से डिनोट करेंगे और उसके नीचे ई लगा देंगे क्योंकि एक फ्लक्स आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लेटर ऑन अगले चैप्टरों में जिसे अपन फाई बी कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम हम इसमें पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है और इसी में एक छोटा सा पार्ट है गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ठीक, तो अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि बस ये 4 टॉपिक और आपका चैप्टर फिनिश, नहीं, ऐसा नहीं है। इस 4 टॉपिक में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डिटेल है, काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। जो लोग नीट और जे की तैयारी करने वाले वो न्यूमेरिकल पोर्शंस और डेरिवेशन पे खास तौर पे ख्याल रखें और बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। व्हाट इज चार्ज, बेसिकली आज अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि भाई एक्चुअल में चार्जेस क्या हैं। अगर हम बात करें चार्जेस हैं क्या, जिसके बारे में चैप्टर है, तो चार्जेस इज डिनोटेड बाय Q एंड चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a material। फंडामेंटल समझते हैं आप लोग, द वर्ड फंडामेंटल मीन्स बेसिक। ठीक, किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, आप लोगों ने सब पहले डिस्कस भी करा होगा अपने क्लासेस में। प्रीवियस टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज, positive charge which is denoted by positive of Q, and next is said to be negative charge जिसे हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ Q। ठीक, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं इन चार्जेस के बीच में कि सेम चार्जेस repel with each other, repel with each other। जैसे हम लोगों ने कहा था, जैसे आप लोगों ने मैग्नेट का भी एग्जांपल लिया या मैग्नेट भी कभी देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि 2 पोल्स को जब पास में रखा जाता है तो वो दूर दूर भागते हैं, या अपोजिट चार्जेस को पास में रखते हैं तो दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो क्या कारण है, कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि 2 डिफरेंट चार्जेस को मैं अपने पास रखूंगा तो वो अपने पास अट्रैक्ट होंगे और सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। तो वही फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया कि सेम चार्जेस रिपेल विद ईच अदर।
उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले मेंशन किया था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो दो सेम चार्जेस जो हैं वो आपस में रिपेल करेंगे। एग्जांपल के तौर पे माइनस क्यू अगर मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा तो इस पे कुछ फोर्स इस तरह से लगेगा, F लेट इट बी Q1 Q2, तो F12 इज इक्वल्स टू F21। हाँ भाई, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये इस पे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा एग्जैक्टली दिस रिपल्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सेकंड चार्ज इज सेम। इसका इस पे लगाया हुआ रिपल्शन इक्वल्स टू इसका इस पे लगाया गया रिपल्शन। यू कैन राइट इट एज F12 इज इक्वल्स टू F21 बट ऑफ नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसे अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी सेम चीज को कि अगर अपोजिट चार्जेस अगर आपके पास हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ क्यू लिया है और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यू लिया है, तो आपको पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेट इट बी Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे F12 F21 यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ भी फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट ही है, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। इसका डायरेक्शन राइट साइड है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इसका डायरेक्शन राइट साइड है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड। हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों सेम होते हैं, बस हाँ होता क्या है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आपसे डील किया जाए तो उस बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा, स्केलर में ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात चार्जेस की। इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना। मैं लिख रहा हूँ सॉरी कि ये चैप्टर अभी हम थोड़े दिनों के बाद शुरू करेंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा एक पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों चैप्टर आपकी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ फिजिक्स जहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच के इंट्रैक्शन को देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, और किस स्टेट में स्टडी किया जाएगा, एट रेस्ट। किस स्टेट में इसकी स्टडी होगी, एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेड एट रेस्ट। तो अगर आप जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, तो उन दोनों टॉपिकों को, उन दोनों चैप्टरों के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप उसे रेस्ट पे रहे चार्जेस पे अप्लाई करें तो आपको हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चार्जेस को मोशन में इसकी स्टडी कर डालेंगे, मोशन में आप चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर देंगे, तो हमेशा आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, दे ऑल आर फॉर चार्ज एट रेस्ट, मीन्स विच इज द पार्ट या विच आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। चार्जेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। कुछ लॉज हैं या कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कोई भी चार्ज कंसिस्ट करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जैसे कि आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब डिस्कस किया है क्लास 11th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर उसका हो सकता है, ठीक है। दैट इज सेड टू बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक। सेकंड आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ये इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, ये जरूरी है समझना होता हमारे लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो हम लोगों ने काफी बार पढ़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। बेसिकली एक एग्जांपल आपको मैं अगर लूँ, काफ़ी बार मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ इस एग्जांपल को। सपोज कि दिवाली का फेस्टिवल था, ठीक है, स्वीट शॉप पे जनरली बहुत भीड़ होती है, तो स्वीट शॉप वाले ने डिसाइड किया कि मैं 2-2 kg के पैकेट्स बना के पहले से ही प्रिपेयर करके रख लूँगा ताकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान हो सके। ठीक है, अब उसके पास ग्राहक आया, तो उसने क्या करा, उसने जिस पर्सन को जिस भी हिसाब से स्वीट चाहिए थी उसने उस पैकेट को उस फॉर्मुलेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे 10 kg चाहिए तो उसने 5 पैकेट्स दे दिए, इजी। किसी ने कहा कि नहीं भाई मुझे 8 kg चाहिए, उसने 4 पैकेट्स दे दिए उसे। लेकिन अगर कोई पर्सन आया उसने कहा कि मुझे 3 kg चाहिए, तो क्या होगा, वो स्वीट शॉप वाला उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को क्वांटाइज कर लिया, उसने अपने स्वीट के पैकेट्स को 2 के मल्टीपल में अरेंज कर लिया, उसे वो 3 पैकेट्स या 3 kg नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। दैट इज बेसिकली व्हाट क्वांटाइजेशन वर्ड इज। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, Q इजिकल्स टू NE। आपका चार्ज हमेशा N इज द नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, N इज व्हाट, N इज द नेचुरल नंबर, मतलब एक पार्टिकुलर नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज, where n is 1, 2, 3, 4 and so on। ठीक है, मीन्स आपका चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2e या 3e। E is what? E is इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, आई चेक कर लूँगा थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ E is what? E is इलेक्ट्रॉन, ठीक, और E की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। द वैल्यू इज ऑफ E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, और बेसिकली इट इज ऑफ माइनस क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर यही बात प्रोटॉन की होती तो यहीं पे मैं प्लस लगा देता। तो कोई भी चार्जेस जो है वो एक मल्टीपल रेशियो में आगे बढ़ेगा, एक मल्टीपल इंटीग्रल में आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इतना आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको नोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि चार्जेस क्या है। चार्जेस एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, और चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे अपने से, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। किससे? एक पर्टिकुलर फोर्स से, और वो फोर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक्स लॉ हैं, ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज सेड टू बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विच स्टेट दैट चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात ध्यान रखना, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। सेकेंड, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमने बात करी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है कि चार्ज किसी की एक पार्ट के इंटीजर का मल्टीपल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव में वो वैल्यू हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए आई होप क्या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन बी चार्ज अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं, ठीक। तो बेसिकली चार्ज करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज सेड टू बी चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन वर्ड आप लोगों ने
क्लास 11th में जब आप लोगों ने हीट पढ़ी होगी तो शायद वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीट का ट्रैवल होना फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड इज सेड टू बी कंडक्शन। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से होगा कि सपोज मेरे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक, सपोज ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक, इसके कांटेक्ट में अगर मैं कोई एक अनचार्ज बॉडी लेकर आऊं, है ना, जैसे ये चार्ज बॉडी और ये अनचार्ज है, तो ये चार्जेस अगर मैं इसको कांटेक्ट में लेकर आऊं, याद रखना जब मैं इसको कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो ये चार्जेस इस चार्ज बॉडी से इस अनचार्ज बॉडी तक ट्रैवल होगी और ये चार्ज बॉडी धीरे धीरे अनचार्ज होने लगेगी और ये अनचार्ज बॉडी धीरे धीरे चार्ज होने लगेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों बॉडीज कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज ट्रांसफर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इक्वल होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस बॉडी में इक्वल होगा। ठीक है, तो दैट इज चार्ज बाय कंडक्शन कि किसी एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी चार्ज बॉडी को आप रख दीजिए तो अनचार्ज बॉडी में चार्जेस कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, यहां बात जरूरी है कि कांटेक्ट होना चाहिए। चार्ज बाय इंडक्शन क्या है कि सपोज मैंने कोई एक चार्ज बॉडी लेकर आया, कोई एक चार्ज बॉडी लेकर आया है और दूसरी अनचार्ज बॉडी में इसके पास लेकर आया, लेकिन यहां पे मैंने इनके बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस रखा था, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो होगा ये कि इस बॉडी में चार्जेस तो होंगे। ये बॉडी अनचार्ज क्यों कहला रही है? क्योंकि इसमें चार्जेस जो हैं वो अनअरेंज फॉर्म है, एक अरेंज फॉर्म में नहीं है। बॉडी को चार्ज करने का मतलब है या तो उसमें एक्सेस चार्ज हो या उसमें मौजूद चार्जेस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तब भी बॉडी चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस नेगेटिव की वजह से रिपेल होंगे। तो देखा ही जाएगा कि ये अनचार्ज बॉडी भी पार्शियली चार्ज हो गई। ये चार्ज बॉडी के क्लोज लाने की वजह से भी ये अनचार्ज बॉडी जो कि चार्ज नहीं थी ये अब चार्ज हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, बिना कांटेक्ट के। ठीक है, थर्ड इज चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये दोनों के दोनों जो चार्ज बाय इंडक्शन और चार्ज बाय कंडक्शन कैरिड आउट होते हैं ये कंडक्टर्स के लिए हैं। ये दोनों बातें कंडक्टर्स के लिए हैं। ठीक है, मीन्स अगर कंडक्टर होगा तभी तो वो चार्ज को कैरी करेगा, तभी तो वो चार्ज को सेपरेट आउट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन ये जो है ये आपके इंसुलेटर के लिए वैलिड है। ये एक्चुअल में है क्या देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक बॉडी थी, अनचार्ज सी, अनचार्ज, और मैंने क्या करा, किसी एक सिल्क के कपड़े से या किसी कपड़े से मैंने इसको क्या करा, रब किया। ठीक है, रब किया, दैट मीन्स मैंने इसको यहां पे फ्रिक्शन प्रोवाइड किया। फ्रिक्शन सॉरी, मैंने इसको यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, रबिंग है ना, रब कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा,
जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को लेंगे और वो अपने लोअर एनर्जी एक्साइटेशन स्टेट को छोड़ के अपर एक्साइटेशन स्टेट पे जाएंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जब ये बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो चार्जेस का डिसबैलेंस होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे या जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे उसका इम्बैलेंस होगा। यहाँ पे कुछ चार्जेस फ्री हो जाएंगे एंड इट बिकम चार्ज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये बॉडी इंसुलेटर ना हो के कंडक्टर होती तो आपको ये दिखता नहीं। रीजन ये कि वो चार्ज कंडक्ट कर जाता। आप लोगों ने बचपन में किया होगा, किसी किसके को हेयर से रब करते थे और फिर देखते थे तो आपको पेपर का अट्रैक्शन दिखता था, वो चार्ज बाय फ्रिक्शन। अगर वो स्केल ना हो कि किसी एक मेटल का पीस होता और आप उसको करके देखते तो ये प्रोसेस कभी आपको ऑब्जर्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेटल का पीस उस चार्ज बाय फ्रिक्शन के चार्ज को कंडक्ट कर जाता है। चार्ज बाय इंसुलेटर की, चार्ज बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आप पॉज से नोट कर लीजिए। मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके इस चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्सेस का कैलकुलेशन हम किससे करें, या इन फोर्सेस को हम किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। सी थोड़ा सा मिस्टेक, सी और कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ का कहना था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, लेट इट बी Q1 एंड Q2, अभी फिलहाल मैं इनके साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, और सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक। तो इस Q1 पे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए। तो इस Q1 पे इस Q2 की वजह से रिपल्शन फोर्स फील होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। Q2 बोलेगा Q1 से तुम उधर जाओगे, और Q1 भी Q2 को बोलेगा आप उधर जाइए। तो सेम फोर्स यहाँ भी फील होगा, सेम फोर्स यहाँ भी फील होगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं Q12। क्यों? क्योंकि 1 पे लग रहा है 2 के रिस्पेक्ट में, Q12, और इसको बोलेंगे Q21, 2 पे लग रहा है 1 के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन आया। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हम कैलकुलेट कैसे करें? तो कूलॉम्स का कहना था कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा एंड फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। and force is also inversely proportional to the square of the distance between them। और ये जो फोर्स लगेगा वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। मींस जितना ज्यादा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस उतना कम फोर्स, जितना चार्जेस के बीच में डिस्टेंस उतना कम फोर्स, या जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। अब इस दोनों बात को अगर आपको हजम करना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नेट का, ठीक। सपोज दो मैग्नेट है, अगर मैंने उसी पोजीशन पे बड़े मैग्नेट रखे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बढ़ जाएगा। हाँ, मासेस, ठीक है। फोर्स जो है वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे बात हो रही है, अपन इसी चीज को मैग्नेट के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैंने सेम मैग्नेट लिया, एक को यहाँ रखा और एक को दूर, तो आपको लगेगा कि जो पास है उस पर ज़्यादा रिपल्शन लग रहा है या उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। दूर वाले पे कम लग रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कम हो जाता है, डिस्टेंस कम करने पे फोर्स ज़्यादा मिलता है। तो कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पर। सर ये दोनों इक्वेशन तो कुछ देखी से लग रही है, शायद हमने इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में शायद हम लोगों ने देखा था
कि दो हेविली मासेस जिनके बीच का मास कैपिटल M और स्मॉल m है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो इनके बीच में भी एक फोर्स लगता था। हाँ, इनके बीच में भी एक फोर्स लगता था। दैट F इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या ये हमने क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है? 9th में भी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। हाँ, कुछ ये इसी तरीके से है। इस लॉ को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसे कहते हैं। तो यस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करता है। चलिए, बात सही है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा K, ठीक है, K। ये K क्या है? K इज कांस्टेंट, ठीक है, K इज कांस्टेंट। इस K की वैल्यू अगर हम डिस्कस करें तो इस K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट देखें, अगर मैं इस K की वैल्यू पता करना चाहूँ तो इस R स्क्वायर को ऊपर पहुँचा दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ F R स्क्वायर इज टू K Q1 Q2। और अगर मैं इस F R स्क्वायर के नीचे दोनों Q1 Q2 को भेज दूँ तो मुझे यहाँ से K की वैल्यू पता चल जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रेडियस की मीटर स्क्वायर, एक कूलम ये, एक कूलम ये, कूलम स्क्वायर। तो अगर कोई कहे कि K की यूनिट क्या है तो K की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K एक्चुअली में एक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, ठीक है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे हम। तो K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात होती है कि कूलॉम लॉ और ग्रेविटेशन लॉ या ये जो फोर्स है आपका, इसके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं मैं, ये फोर्स का डेरिवेशन हो चुका है। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कहाँ से आया? फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के, फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को साथ में लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया K, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड दैट F इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं कहीं से ऐसे FE भी लिखते हैं। आप F भी लिखेंगे तो काम चलेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि FE क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से ये दोनों के दोनों सेम है ना, सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट कि दोनों के दोनों काम करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो फोर्स लगता था वो बॉडी के लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग लगेगा। तो अगर कोई भी बॉडी है तो उस दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास को जॉइंट करें तो एक लाइन बनेगी इमेजिनरी, उस इमेजिनरी लाइन के अलाउंग लगेगा। यहाँ भी यही होता है कि इन चार्जेस के लाइन के अलाउंग लगेगा, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं, किसी दो चार्जेस के लाइन के अलाउंग लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ काम पे फॉलो करते हैं और बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है। दोनों के दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब डिससिमिलैरिटी क्या है? डिससिमिलैरिटी, पहली डिससिमिलैरिटी है कि
ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो नहीं करता। बेसिकली ग्रेविटेशन जो है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन कभी रिपल्शन फोर्स नहीं होता, ठीक है। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो एफ जी इज ऑलवेज अट्रैक्ट, जबकि आप यहां पे बता चुके हैं कि एफ ई एक्ट एज बोथ, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरह काम करेगा। अगर ये दोनों चाहे प्लस माइनस प्लस प्लस थे तो रिपल्शन होगा, और अगर ये दोनों अपोजिट होते तो यही फोर्स अट्रैक्शन लगता। सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक। सेकंड थिंग कि आपके जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं ये पॉइंट मासेस के लिए है। Fe इज फॉर पॉइंट मासेस, पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत बड़े चार्जेस या बड़े मासेस के लिए है। Fg इज फॉर ह्यूज मासेस, है। जगह नहीं है अगर तो आप, मैं कह रहा हूँ आप सुन सकते हैं, ह्यूज मासेस। एक पॉइंट और है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स बनता है फाइनली जब आपने इसको डिराइव किया होगा तो F इक्वल्स टू m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन d स्क्वायर, और F इज इक्वल्स टू g mm अपॉन d स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है। ये फाइनली फॉर्मूला बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देखेंगे कि मीडियम की बात ही नहीं है, मीडियम की बात ही नहीं की गई, जबकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो Fe है ये डिपेंड करेगा आपके मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक। जबकि Fg इज नॉट, ठीक है। सॉरी थोड़ी जगह कम है, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, आप लोग इसको सुन लीजिए, ठीक है। एंड मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है, नोट जरूर बनाएं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है वो फोर्स एक्चुअली में कितना है, एंड दैट इज Q1 Q2 by r स्क्वायर। के मीडियम की प्रॉपर्टी है और उसको हम आगे अभी इलेबोरेट करेंगे, आगे अभी हम उसको समझेंगे। और यहाँ से मैंने आपको इस के की यूनिट निकालना सिखाया कि एफ आर स्क्वायर ऊपर पहुँचा दीजिए, Q1 Q2 को नीचे पहुँचा दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला यूनिट होती है न्यूटन, आर की होगी मीटर, आर इज द डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फॉर, भाई ये मीडियम की बात है तो कौन से मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए, एयर स्पेस के लिए, ठीक है, या फ्री स्पेस कहते हैं वैसे, फ्री स्पेस, वैक्यूम एयर फ्री स्पेस, ठीक है। इसके लिए ये वैल्यू है, आपके क्लास में ऑलमोस्ट ये वैल्यू ही यूज होने वाली है, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ हमने बात करी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करते हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो अपने सेंट्रल को ज्वाइंट करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेंगे। डिसिमिलैरिटी क्या है, किस तरीके से एक दूसरे के अलग अलग भी हैं, एक दूसरे जैसे भी हैं, एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। तो फर्स्ट वन इज कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, चार्जेस पे डिपेंड करती है बात, ठीक है। इस डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना कि आपको लगे कि सर ने यहाँ तो रिपल्सिव बना के रखा है, अरे इस पे लगने वाला ये फोर्स यहाँ पे लगेगा, इस पे लगने वाला ये फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बस वो फीलिंग के लिए कि भाई दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स ह्यूज मासेस के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, और आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वहाँ पे मीडियम की बात नहीं की गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक इसको करके रखें आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस के बारे में, यहीं से शुरू करेंगे इस के बारे में, और इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक। ऑल द बेस्ट।